ओके, सो वी विल स्टार्ट विद जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले आता है सेल इंजरी। सेल इंजरी में क्या क्या होता है कि पहले सेल की इंजरी हुई, ठीक है, फिर वो अपने आप को अडेप्ट करता है, जो सेल अडेप्टेशन होती है। फिर उसकी रिवर्सिबल है सेल इंजरी होती है, और फिर वो धीरे धीरे सेल इंजरी इरिवर्सिबल हो जाती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और उसके बाद सेल डेथ। इंजरी, अडेप्टेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी और सेल डेथ। ठीक है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल सेल होता है, ठीक है। उसके बाद जब उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक तो सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर राइबोसोम्स डिटैच होने लग जाएंगे, राइबोसोमल डिटैचमेंट। न्यू मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होने लग जाएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग। एंड देन अंदर न्यूक्लियर क्रोमैटिन की क्लम्पिंग होने लग जाएगी। सो न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्पिंग ड्यू टू एसिडिक, क्यों होता है ये न्यूक्लियर क्रोमैटिक क्लम्पिंग? ड्यू टू एसिडिक पीएच बाय लैक्टिक एसिडोसिस। अब क्योंकि ऑक्सीजन कम है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है, तो उसकी वजह से एसिडिक पीएच की वजह से न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्पिंग होने लग जाती है, ठीक है। सो ये हो रहा है रिवर्सिबल में। हमें याद रखना है क्या क्या। सेलुलर स्वेलिंग, राइबोसोम्स डिटैच हो रहे हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्लैब, मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्लैब, और ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्पिंग में कंफ्यूज नहीं होना, ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल ही है। ब्लैब्स बनना और ब्लैब्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्पिंग होना तो वो भी ठीक हो सकता है, तो दैट इज़ रिवर्सिबल। फिर जब इरिवर्सिबल होती है सेल इंजरी, उसमें क्या क्या होता है, देयर इज़ रप्चर ऑफ लाइजोसोम्स एंड ऑटोलाइजोम, ठीक है। लाइजोसोम की रप्चर हो गया, ऑटोलाइजोसोम हो गया, तो वो ऑटोलिसिस हो गया, सॉरी, तो दैट इज़ इरिवर्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, पहले सिर्फ ब्लेब्स बन रहे थे, वहाँ तक ठीक था, अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज ही हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर डिग्रेडेशन हो गई, ठीक है। अभी तक क्रोमैटिन थी, क्लम्पिंग थी, सॉरी, क्रोमैटिन की, तो ठीक है, अब वो डिग्रेड ही हो गया। देन माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ने लग जाती है, तो दिस इज इरिवर्सिबल। फिर धीरे धीरे सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी। फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोपिक चेंज, दैट इज रिवर्सिबल। क्या होता है कि क्यों हो रहा है ये स्वेलिंग इन इस्कीमिया? जैसे इस्कीमिया होगा, एटीपी पंप स्टॉप्स फंक्शनिंग ड्यू टू लोअर एटीपी, ड्यू टू लो एटीपी कॉजिंग सेलुलर स्वेलिंग, दैट इज साइटोटॉक्सिक अडीमा। तो ये एक साइटोटॉक्सिक अडीमा है जो कि स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। दैट इज बिकॉज जो एटीपी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं, वो फेल हो जाते हैं इस्कीमिया में, वो दे स्टॉप फंक्शनिंग। तो एटीपी की कमी की वजह से साइटोटॉक्सिक अडीमा होता है, जिससे कि सेल स्वेलिंग होती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन कम होती है। सबसे पहले फर्स्ट चेंज क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की, ऑक्सीजन कम होने से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, ये फर्स्ट चेंज होता है। देन राइबोसोमल डिटैचमेंट रिवर्सिबल है ये भी, ठीक है। इससे क्या होता है, राइबोसोम्स डिटैच हो जाएंगे तो प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगी, रिड्यूस प्रोटीन प्रोडक्शन। देन थर्ड स्टेप हमें याद रखना है, माइलिन फिगर्स जो बनते हैं, ठीक है। ये जो माइलिन फिगर्स हैं, ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों टाइप की सेल इंजरी में हमें दिखता है। क्या होता है इसमें, ये माइलिन फाइबर्स हैं क्या, दे आर बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स, एग्रीगेशन ऑफ डैमेज फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो ये लैमिनेटेड कंक्रीशंस है, अंडर लैमिनेटेड कंक्रीशंस दिखती हैं हमें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों में होता है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों में, इरिवर्सिबल में ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो है वहाँ से मेम्ब्रेन से टूट टूट के आ रहे हैं, उनकी एग्रीगेशन से माइलिन फिगर्स बन जाती है। अब नेक्स्ट आ गया फोर्थ स्टेप, जिसमें आता है माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ गई, इरिवर्सिबल है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अमॉर्फस डेंसिटीज़ दिखती हैं ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्या हो रहा है, कैल्शियम इकट्ठा होने लग जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो अमॉर्फस डेंसिटीज़ बन जाएंगे ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देन फिफ्थ स्टेप इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, दैट इज इरिवर्सिबल, फिर वो मेम्ब्रेन डैमेज कर जाएगा। देन सिक्स्थ स्टेप क्या है, न्यूक्लियर डिग्रेडेशन, इरिवर्सिबल बाय न्यूक्लियेजेस, ठीक है। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिग्रेड करने लग जाएगा। उसमें क्या क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, पीकेके, ठीक है, पिक्नोसिस, केरियोरेक्सिस, केरियोलाइसिस। पिक्नोसिस मतलब कि क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होने लगी। देन न्यूक्लियस, केरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, तो केरियोरेक्सिस मतलब न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन, केरियोलाइसिस मतलब न्यूक्लियर लाइसिस हो गया। मोस्ट कॉमन, अब ये सारे स्टेप्स हो गए आप, ठीक है। पहले वाले दो रिवर्सिबल हैं, ये दोनों में होता है, फिर बाद वाले इरिवर्सिबल होते हैं। देन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी होती है हाइपोक्सिया, मतलब इस्कीमिया की वजह से। सेल्स मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया कौन से होते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी से किसके सेल्स को फ़र्क पड़ता है, ब्रेन की, तो दैट इज़ न्यूरॉन्स। कौन से वाले, हिप्पोकैम्पस CA1। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरिबेलम। सो मोस्ट सेंसिटिव है न्यूरॉन्स, हिप्पोकैम्पस CA1, देन पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरिबेलम। मोस्ट रेजिस्टेंट कौन से हैं हाइपोक्सिया के लिए, फाइब्रोब्लास्ट। देन आता है डिफरेंस टेबल बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या फ़र्क आता है, नेक्रोसिस में सेल, हमें पता है कि से नेक्रोसिस पैथोलॉजिकली बेसिकली सेल मर रहा है, लेकिन एपोप्टोसिस में क्या है कि वो सोच समझ के प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, उसे पता है कि मैंने मरना है,
ठीक है, तो वो एपोप्टोसिस है, दैट इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और ये कैस्पेस डिपेंडेंट होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस जो है वो कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है। तो अब नेक्रोसिस में क्या होगा कि सेल तो बेचारा वैसे ही ब्लास्ट हो रहा है काइंड ऑफ, उसे पता नहीं था कि मेरे साथ ये होएगा, तो वो सेल की धीरे धीरे एनलार्ज हो जाता है, सेल साइज एनलार्ज होता था उसकी स्वेलिंग की वजह से। देन न्यूक्लियस में वही सब चेंजेस आने लग जाते हैं, पिकनोसिस, केरियोरेक्सिस, केरियोलाइसिस, और क्योंकि एनलार्ज हो गया अब वो सेल फट जाएगा तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिसरप्ट हो जाता है, उसके अंदर एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाती है, एंड इन्फ्लेमेशन भी प्रेजेंट होती है नेक्रोसिस में। हमें याद रखना है एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन कुछ नहीं होती, उसे पता है मैंने मरना है तो वो चुपचाप मरेगा, इन्फ्लेमेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है और ये इनवेरिएबली पैथोलॉजिक होता है। ठीक है, नेक्रोसिस कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होती, ये हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। देन एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है, क्योंकि इसे पता है कि मैंने मरना है तो ये क्यों अपने आप को ऐसे ब्लास्ट करेगा, वो सीधी तरह से मर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेल साइज रिड्यूस होता है, श्रिंक होने लग जाता है, वो न्यूक्लियस अपना फ्रैगमेंट्स में होने लग जाता है, न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन होने लग जाती है इंटू न्यूक्लियोसोम साइज फ्रैगमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहता है, सेलुलर कंटेंट्स इंटैक्ट रहते हैं, इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट है, सेलुलर कंटेंट्स भी इंटैक्ट हैं, और इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, इन्फ्लेमेशन एब्सेंट है। रोल क्या है अब, ये जो है एपोप्टोसिस जो है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, पर मोस्ट कॉमनली फिजियोलॉजिकल ही होता है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनोजेनेसिस में, एम्ब्रियोजेनेसिस में। पैथोलॉजिकल किस में होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी में काउंसलमैन बॉडीज़ बनती हैं तो वो पैथोलॉजिकल हो गया। सिवाटे या फिर कोलॉइड या साइटोइड बॉडीज़ बनती हैं लाइकन प्रेनिस में, तो वो भी पैथोलॉजिकल हो गया। ठीक है, सो दिस वाज नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस। अब नेक्स्ट नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में एक और चीज़ है कि अगर हम इसकी डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एपोप्टोसिस में स्टेप लैडर पैटर्न आता है और नेक्रोसिस में स्मीयर पैटर्न आता है। नेक्रोसिस में वो सीधा से फट गया और ये तो स्टेप्स में हो रहा है, अब प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें स्टेप लैडर पैटर्न आता है। अब ये स्टेप लैडर पैटर्न दोनों में हो सकता है, एपोप्टोसिस में भी और नेक्रोसिस में भी। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है बोथ, तो आंसर बेटर आंसर विल बी बोथ, पर ज़्यादा किस में होता है, स्टेप्स एपोप्टोसिस में। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं, दैट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं इसके, जो कि हमें माइक्रोस्कोपी पे दिखती हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़। चलो, और कैस्पेस मैंने बताया था कि एपोप्टोसिस कैस्पेस डिपेंडेंट होती है। कैस्पेस होता क्या है, कैस्पेस के नाम को हमने कैसे डिवाइड करना है, सी से इसके अंदर क्या होते हैं, सिस्टीन रेजिड्यूज। एस्प का मतलब है एस्पार्टिक एसिड, दैट इज़ इट ब्रेक्स आफ्टर सीइंग एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड से ये ब्रेक हो जाएगा। कैस्पेज, एज का मतलब ये एंजाइम है। ठीक है, सो सिस्टीन और एस्पार्टिक एसिड कैस्पेज के नाम से हमें ये पता लगता है। माइक्रोस्कोपी पे एपोप्टोटिक बॉडीज़ दिख रही हैं, सेल्स जो है वो श्रिंक हो चुके हैं, एपोप्टोसिस में सेल्स श्रिंक होते हैं, इनका पिंक साइटोप्लाज्म होता है और ब्लू न्यूक्लियस होता है ड्यू टू न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। देन सेल इंजरी में एपोप्टोसिस में हो क्या रहा है, अब एपोप्टोसिस की वो बात बताने हैं। एपोप्टोसिस में हमें याद रखना है कि एक तो पहले एपोप्टोसिस इनिशिएट होता है, ठीक है, इनिशिएशन होती है इसकी, फिर उसके बाद जो इनिशिएशन के लिए हमें कैस्पेस लगते हैं वो कौन से हैं, 8, 9, 10। ठीक है, इनिशिएशन के लिए 8, शुरू करने के लिए 8, 9, 10। इनिशिएशन भी दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक पाथवे से, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक का मतलब है 9 से, एक्सट्रिंसिक का मतलब है 8 और 10 से। ठीक है, इंट्रिंसिक वाला अकेला 9 है। देन इनिशिएशन जब हो जाएगी तो इसके बाद हमें एग्जीक्यूशन करने होते हैं, तो एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद वो कौन से होते हैं, कैस्पेस 3, 6, 7, 8, 9, 10, 9 और फिर 8, 10। ठीक है, बीच में से एक इनर वाला 8, 9, 10 है, बीच वाले को इंट्रिंसिक बना दो, इन दोनों को एक्सट्रिंसिक बना दो। देन 3, 6, 7 जो है वो एग्जीक्यूशन कराते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे लेंगे, पहले याद कर लो इसके कैस्पेस कौन से थे, 8 और 10। ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो इम्यून मीडिएटेड किलिंग कराता है। उसमें क्या होगा कि वो अटैच होगा फास्ट लाइगेंड से। ठीक है, इसमें CD95 होता है, और इसकी क्या होती है, जब ये अटैच होते हैं ट्राइमराइजेशन होती है। ट्राइमराइजेशन होने के बाद ये किससे अटैच होता है, FADD फैड से, डेथ रिसेप्टर से अटैच होगा। ठीक है, फैड से। फिर उसके बाद कैस्पेज 8 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड इनिशिएटर कैस्पेज 8। ये हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ये इम्यून मीडिएटेड था और ये होता है ड्यू टू सम स्ट्रेस।
ठीक है, कोई हाइपोक्सिया, रेडिएशन वगैरह से, कोई स्ट्रेस की वजह से होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मेडिएटेड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करेगा, वो क्या रिलीज़ करेगा, साइटोक्रोम सी और अपाफ 1 या फिर अपाफ सी रिलीज़ होगा। ठीक है, इससे साइटोक्रोम सी के साथ वो एपोप्टोजोम पे एक्ट करेंगे। एपोप्टोजोम से क्या होगा, स्मैक और डियाब्लो। ठीक है, स्मैक और डियाब्लो ये क्या करते हैं, आके माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर आएगा इसमें से कैस्पेज 9, प्रो कैस्पेज 9 जो कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज 9 में। ठीक है, फिर ये सारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक हो गया। फिर एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज के पास जाएंगे, 367 के पास, और एपोप्टोसिस कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो प्रो कैस्पेज में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे जो 8 वाला हो रहा है उसके लिए हमें फैड चाहिए था। ठीक है, तो ये फैड को अगर हमने इनिबिट करना है तो हम किससे करेंगे, फ्लिप से। तो फ्लिप से हम फैड इनिबिट कर देते हैं। चलो अब हम इसको रिटन फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है, वो इम्यून मीडिएटेड सेल किलिंग होती है और वो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे स्ट्रेस की वजह से होता है, दैट इज हाइपोक्सिया, रेडिएशन से, ये पैथोलॉजिकल होती है क्योंकि स्ट्रेस है। ठीक है, ये इम्यून मीडिएटेड है तो फिजियोलॉजिकल। चलो, एक्सट्रिंसिक पाथवे इम्यून मीडिएटेड सेल किलिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, रिसेप्टर मीडिएटेड होता है, इसमें फास्ट और फास्ट लाइगेंड या TNF अल्फा यूज़ होगा। ठीक है, फिर वो डेथ रिसेप्टर के पास जाएगा, डेथ डोमेन एक्टिवेशन होगी, दैट इज़ फैड वाली जो मैंने बताई थी। फिर उसके बाद कैस्पेज 8 और 10 एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक, और फिर उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा कि स्ट्रेस, हाइपोक्सिया, रेडिएशन की वजह से पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस होता है। इसमें प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स कम हो जाएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड होता है। ठीक है, कैस्पेज 2 छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रिड्यूस परमेबिलिटी हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कम करेंगे, मैंने पहले शायद बढ़ना तो नहीं बोल दिया, तो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को कम करना है। ठीक है, जिसमें फिर स्मैक और डियाब्लो यूज़ होंगे और साइटोक्रोम सी रिलीज़ होएगा। साइटोक्रोम सी और अपाफ 1 जो है वो मिलके एपोप्टोजोम बनाता है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कि साइटोक्रोम सी प्लस अपाफ 1 ये मिलके एपोप्टोजोम बनाते हैं। ठीक है, फिर उससे आता है कैस्पेज 9 और वो इंट्रिंसिक होता है। अब ये इनिशिएटर कैस्पेज हमारे पास सारे आ गए, 8, 10 और 9 एक्टिवेट हो गए। फिर वो क्या करेंगे, कैस्पेज 3, 6, 7 को एक्टिवेट करेंगे जो कि एग्जीक्यूशनल कैस्पेज होते हैं और एपोप्टोसिस हो जाती है। ठीक है, अब ये एक इस डिसऑर्डर याद रखना है हमने, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है, जब फास्ट लाइगेंड का डिफेक्ट होता है, CD95 का भी साथ में कह लो, तो फिर उसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव मतलब इसमें क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, और क्योंकि ऑटो इम्यून है तो इसमें साथ में हिपैटोस्प्लिनोमेगैली होगा। सो लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली। एपोप्टोसिस के मार्कर्स क्या होते हैं। अब अगर तो कोई मॉलिक्यूलर मार्कर पूछेगा कि एपोप्टोसिस क्या है, तो वो क्या होंगे हमारे पास, CD95 और फास है, पता नहीं फॉस है क्या है। ठीक है, CD95 हमने अभी किया, वो एपोप्टोसिस का मार्कर हो गया। अब स्टेन्स कौन से होते हैं एपोप्टोसिस के, एक तो होता है एनेक्सिन 5 स्टेन जो स्टेन करता है फॉस्फेटाइल सीरीन को, और एक टनल स्टेन। ठीक है, जो कि अगर टनल स्टेन पॉजिटिव मतलब एपोप्टोसिस, टनल स्टेन नेगेटिव मतलब कि नेक्रोसिस। ठीक है, अब एनेक्सिन 5 याद रखना है एपोप्टोसिस के लिए, तो फिर अब हम इसके साथ उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। एनेक्सिन 1 हमने कहाँ किया था, हेयरी सेल ल्यूकीमिया में। एनेक्सिन 1 कहाँ था, हेयरी सेल ल्यूकीमिया में। अब यहाँ पे देखो, सेल जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू पीसेस कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज़। ठीक है, सेल जो है एपोप्टोटिक बॉडीज़ में टूट जाएगा और वो सिग्नल सेंड करेगा टू मैक्रोफेजेस बाय फ्लिपिंग ऑफ फॉस्फेटाइल सीरीन। ठीक है, तो वो सिग्नल देगा ईट मी सिग्नल और ईफेरोसाइटोसिस कि भाई मेरे को ये जो अभी हम पढ़ेंगे आगे ईफेरोसाइटोसिस, वो क्या होता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स। तो वो मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करेंगे, तो वो सिग्नल कैसे दे रहे हैं, फ्लिपिंग ऑफ फॉस्फेटाइल सीरीन से। तो वही फॉस्फेटाइल सीरीन को स्टेन करता है एनेक्सिन 5। चलो, अब कैस्पेज में कौन सा प्रोटीन होता है, अभी मैंने पिछले पेज पे कैस्पेज में सी से कराया था, सिस्टीन। ठीक है, हॉलमार्क फीचर क्या होता है एपोप्टोसिस का, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन, NCC, दैट इज पिक्टोसिस।
फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहाँ होती है, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस में, ब्रेस्ट या एंडोमेट्रियम इन्वोल्यूशन में। पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहाँ होती है कि अगर डीएनए डैमेज हो गया, या फिर वायरल हेपेटाइटिस में काउंसलमैन बॉडीज़ बन रही थी, और मैंने का एग्जांपल दिया था कि लाइकन प्लेनस में वो सिवर्टे बॉडीज़, कोलॉइड बॉडीज़ ये सब बनती हैं, ठीक है। तो ये सब है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। अब हमारे पास होते हैं कुछ चीज़ें जो एपोप्टोसिस कराती हैं, कुछ एपोप्टोसिस को कम करती हैं, ठीक है, कुछ उसे इनिशिएट, कुछ उसको इनिशिएट कराती हैं। तो अब हमने क्या करनी है, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स और एपोप्टोसिस इनिशिएटर्स या फिर सेंसर्स, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स क्या होती है, एपोप्टोसिस को बढ़ाएंगी। तो एपोप्टोसिस को कौन बढ़ा रहा है, बैक P53 और BCL एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। दे कॉज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाएंगी, तो ये प्रो एपोप्टोटिक होती है, ठीक है। एपोप्टोसिस को क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। तो द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें क्या आते हैं साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसके इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे। तो बस सीधा याद रखो, प्रो एपोप्टोटिक क्या क्या है, बैक P53। देखो P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेस कैसे करेगा वो, एपोप्टोसिस करा के, तो वो प्रो एपोप्टोटिक हो गया, ठीक है। बैक P53 BCL एक्सेस। देन एंटी एपोप्टोटिक जीन्स कौन से हो गए, जो कि एपोप्टोसिस को कम करेंगे। तो एंटी एपोप्टोटिक मतलब कि लोअर एपोप्टोटिक, लोअर्स एल से याद रखो, इसमें सब में एल होता है। BCL2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, BCL XL एक्स्ट्रा लार्ज, एल एक्स्ट्रा लार्ज में भी एल है, ठीक है। MCL1 और सेक्स या लव स्टेरॉइड्स, एल से याद रखो लव स्टेरॉइड्स और सेक्स स्टेरॉइड्स, उसमें क्या होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दिस स्टेबलाइज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसे स्टेबलाइज करते हैं, साइटोक्रोम C को रिलीज नहीं होने देते। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड विद सेक्स स्टेरॉइड्स, हमने कर लिया, ठीक है। तो इसमें एल होता है। अब BCL एक्सेस में कंफ्यूज नहीं होना, BCL एक्सेस में XS है, इसमें XL है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लार्ज इसमें आएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल उसमें आएगा। देन एपोप्टोसिस इनिशिएटर्स या फिर सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे इनिशिएट करेंगे, जो कि प्रो एपोप्टोटिक को वो करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो वो बैक वगैरह को एक्टिवेट करके ट्रिगर करते हैं एपोप्टोसिस, और क्योंकि ये एपोप्टोसिस इनिशिएटर है तो वो एंटी एपोप्टोटिक को कम करेंगे, तो ये इनिबिट कर देंगे BCL2 BCL XL, एंटी एपोप्टोटिक को इनिबिट कर देंगे। ये है कौन से बैक्स इनिशिएटर्स, बिम बैड प्यूमा नॉक्सा, ठीक है, बिम बैड प्यूमा नॉक्सा। चलो अब नेक्स्ट आगे वेरिएंट्स ऑफ एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, इसके वेरिएंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है नेक्रोप्टोसिस, ठीक है। नेक्रोप्टोसिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस विद इन्फ्लेमेशन, जिसमें साथ में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती थी, अगर साथ में इन्फ्लेमेशन होगी तो मतलब कि वो है नेक्रोप्टोसिस, एपोप्टोसिस प्लस नेक्रोसिस बोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नेक्रो मतलब हम एपोप्टोसिस को कह रहे हैं, अब तो मर जा पूरी तरह से, ठीक है। तो उसमें RIP याद रखना, RIP K1 और MLKL, कैस्पेज इंडिपेंडेंट होता है ये, क्योंकि नेक्रो है। एपोप्टोसिस कैस्पेज डिपेंडेंट था, पर ये नेक्रो साथ में आ गया, तो ना तो इन्फ्लेमेशन है ना कैस्पेज है, इसमें सिर्फ क्या है RIP K1 और MLKL। पायरोप्टोसिस में क्या है, पायरो मतलब फीवर, ठीक है। एपोप्टोसिस विद फीवर, इसमें कैस्पेज है 1, 4, 5 और 11। इसमें क्या है कि विभा को फीवर हो गया, ठीक है, विभा को फीवर हो गया 145 और 11। इन्फ्लामोजोम। फेरोप्टोसिस, इसमें क्या है कि आयरन डिपेंडेंट है एपोप्टोसिस, आयरन के साथ हो रहा है, तो इसमें फेंटन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है लिपिड पेरोक्सीडेशन। देन फेरोसाइटोसिस क्या है कि वो कह रहे हैं कि भी मेरी फेगोसाइटोसिस कर लो, ठीक है, फेगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स। देन ऑटोफेजी, इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड सेल किल इटसेल्फ। ऑटोफेजी उसने कहा भाई खुद ही मैं तो वो खुद को किल कर लूँगा क्योंकि मेरे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। तो वो सुसाइड ही होगा एक तरह से। तो इसके सुसाइड मार्कर्स होते हैं जैसे कि LC3 ATG16L1, LC3 ATG16L1, ठीक है। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2, अगर BCL2 क्या था पहले तो याद करो, BCL2 L वाला है तो ये लोअर करता है, तो ये एंटी एपोप्टोटिक था, ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक की अगर तुम ओवर एक्सप्रेशन कर दोगे तो वो एपोप्टोसिस होने ही नहीं देगा, तो वो क्या कर देगा, लिम्फोमा, उससे क्या हो जाएगा B सेल लिम्फोमा। और P53 क्या है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, तो और प्रो एपोप्टोटिक है, तो अगर इसकी सप्रेशन हो जाएगी तो क्या मतलब इसके अंडर एक्सप्रेशन हो जाएगी तो क्या होगा, लीफ-रोमैनी सिंड्रोम, इसे होता है लीफ-रोमैनी सिंड्रोम। नेक्स्ट आ गया नेक्रोसिस,
उस 4 पेज और रहेंगे आज के, 4 पेज और करूँगी बस, ठीक है। इस पार्ट में मैं नहीं, नेक्स्ट आ गया नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस क्या होते हैं? कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, क्वेशियस, फैट और फिब्रिनॉइड। सबसे पहले मोस्ट कॉमन होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जो क्या कराता है? इन्फेक्शन करा देता है ऑफ ऑर्गन्स की। इट अकर्स इन सॉलिड ऑर्गन्स, जैसे कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स हार्ट और ब्रेन में, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। इसमें क्या होता है? मेन बात कि आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड रहता है, आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड। इसमें गोस्ट सेल्स दिखते हैं क्योंकि उनका आर्किटेक्चर तो प्रिजर्व है, उसमें पता ही नहीं उनके अंदर दिक्कत है भी है कि नहीं है, बाहर से पता नहीं लगता। सेल आउटलाइन इज मेंटेन्ड। इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन। तो अंदर के प्रोटीन डीनेचुरेशन कर रहे हैं, उनकी डीनेचुरेशन हो रही है मतलब। तो इट इज़ क्लासिकली इन इस्कीमिया, पर किस में ये नहीं होता? ब्रेन और पैंक्रियाज में नहीं होता, ठीक है। 2 जगहों पे हमें याद रखना है, ब्रेन और पैंक्रियाज में नहीं होता। इनमें कौन सा होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो बी और पी में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये किस में हो रहा था? हार्ट और ब्रेन में, ठीक है। तो ये इनके इन्फाक्ट्स कराते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया एमआई में भी इन्फाक्ट होता है, ठीक है। हार्ट में रीनल इन्फाक्ट्स हो गए अगर, तो इसमें टोम्बस्टोन अपीयरेंस है क्योंकि आर्किटेक्चर प्रिजर्व है। नेक्स्ट, गैंग्रीन 2 तरह का होता है, ड्राई और वेट। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है? ड्राई गैंग्रीन। लेकिन लिक्विफेक्टिव लिक्विड है तो इसमें क्या होगा? वेट गैंग्रीन। वैसे अदरवाइज गैंग्रीन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। देन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, इसमें और ऑब्वियसली कोएगुलेटिव में ये फ़र्क है कि उसमें आर्किटेक्चर प्रिजर्व था, तो अब इसमें सेल आउटलाइन नहीं भी मेंटेन नहीं, मतलब खराबी होएगी, तो इसमें सेल आउटलाइन इज़ नॉट मेंटेन्ड। इट इज़ सीन इन ब्रेन इस्कीमिया, ठीक है। एक तो ब्रेन इस्कीमिया में ऑल्सो नोन एज वेट गैंग्रीन, ऑल्सो इन एब्सेस क्योंकि उसमें भी लिक्विड है तो पस फॉर्मेशन। इसको हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। कॉलिक्वी, LIQ लिक्विड, तो इसलिए कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हो रहा है? ब्रेन और पैंक्रियाज में। क्यों? क्योंकि दीज ऑर्गन्स आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्स्ट आ गया केजियस नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस चीज़ी है, ये कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफेक्टिव दोनों है, पर इसमें कोएगुलेटिव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ी अब की किस किस में होता है हमें सबसे पहले तो पता ही है कि टीबी में होता ही है। टीबी क्योंकि माइकोलिक एसिड होता है इसके सेल वॉल में। देन हिस्टोप्लाज्मा कोकिडियोमाइकोसिस ऑल्सो सीन विद नोकार्डिया। टीबी, हिस्टोप्लाज्मा कोकिडियोमाइकोसिस, नोकार्डिया, इन सब में केजियस नेक्रोसिस होता है। देन आ गया फैट नेक्रोसिस, ठीक है। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है? फैट है तो फिर क्या हो जाएगा? सपोनिफिकेशन ऑफ फैट हो जाती है इसमें। वहाँ पे देखो ये वाइट चौकी डिपॉजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। फैट में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। जो फैट होता है वो फैटी एसिड और कैल्शियम में टूटता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी फैट होएगा वहाँ कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाएगा टूट के। देन इसमें ये किस में होता है? सबसे पहले एक तो जहाँ पे फैट ज़्यादा होगा। अब पैंक्रेटाइटिस, अब ये नहीं कन्फ्यूज़ होना कि पैंक्रियाज तो लिक्विफेक्टिव में था तो पैंक्रेटाइटिस में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होना चाहिए, नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि पैंक्रेटाइटिस में हमें पता है कि देयर इज़ इंक्रीज इन लाइपेज। पैंक्रियाज में लाइपेज एंजाइम बढ़ता है ना, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब बढ़ते हैं, तो इसीलिए पैंक्रियाटाइटिस में क्या हो रहा है? फैट नेक्रोसिस। और ब्रेस्ट ट्रॉमा में, ठीक है, तब भी वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। इट कैन मिमिक बायरेड्स 5, ठीक है, बायरेड्स 5 की तरह होता है। और दूसरा ओमेंटल फैट, ओमेंटम में भी बहुत ज़्यादा फैट होता है तो ओमेंटल फैट नेक्रोसिस भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आ गया फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इट इज़ एसोसिएटेड विद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिब्रिनॉइड में देखो वेसल वाली फोटो है, इसकी शक्ल से याद रखना है कि ये वेसल से रिलेटेड चीज़ों में हो रहा है। तो ये वैस्कुलाइटिस में होता है, जैसे कि पैन और HSP में, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में HTN, ठीक है, और एशकॉफ नोड्यूल्स इन रूमेटिक फीवर, तो RHD में, SLE में, ठीक है। तो ये सारे 3 लेटर वाली जो चीज़ें हैं जिनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जैसे कि पैन, HSP, HTN, RHD, SLE, इन सब में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो रहा है। अब नेक्स्ट एक बात है ज़ेंकर्स डीजनरेशन। ये क्या होता है ज़ेंकर्स डीजनरेशन? जो हमने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ा था ना फर्स्ट में ही, उसी की एक टाइप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस सीन इन टाइफॉइड। स्पेसिफिकली टाइफॉइड के लिए ज़ेंकर्स डीजनरेशन, ठीक है। अ कॉम्प्लिकेशन सीन इन स्केलेटल मसल्स, तो ये स्केलेटल मसल्स में होते हैं, दैट इज़ रेक्टस एब्डोमिनस और डायफ्रेगमेटिक मसल्स में। सो ज़ेंकर्स डीजनरेशन एक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है जो कि टाइफॉइड में हो रहा है, एंड इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन सीन इन स्केलेटल मसल्स जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनस और डायफ्रेगमेटिक मसल्स। न्यू पॉइंट। देन एक इसमें कंसेप्ट लिखा ऑफ ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? सेल्फ ईटिंग या सेल्फ कैनाबलिज्म, ठीक है। ये जापानीज साइंटिस्ट
योशिनोरी ओसुमी ने बताया था। ऑटोफेजी खुद को खाना तो जापानीज पीपल ही बता सकते हैं, ठीक है। तो योशिनोरी ओसुमी ने बताया कि भाई ऑटोफेजी एक चीज़ होती है। इसके मार्कर्स हमने अभी पिछले पेज पे पढ़े हैं, वो जो सुसाइड मार्कर्स थे, ठीक है। ये LC3 और ATG16L1। अब मैंने ना एक बात बोलनी थी कि नेक्रोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसका मैंने एक पेज प्रेप लैडर वाला अपने उस पर व्हाट्सएप पे डाला हुआ है ग्रुप पे, ठीक है। तो एक बार उसको जाके रिवाइज़ करो। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो साथ के साथ मैं नहीं कर रही, पर उसे भूलना नहीं है, उसे जाके इसके बाद रिवाइज़ करना है। अगली बार मैं वो वाली चीज़ें फिर पहले ही साइड पे रख के उसे वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी, पर अभी उसके रिलेटेड जो चीज़ है उसे वहाँ पे जाके पढ़ लेना। तो इसका मार्कर होता है LC3 लाइट चेन 3 और जीन होता है ATG1, ठीक है, जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। ATG5 में TB का रिस्क होता है। ATG16L में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का रिस्क होता है। LC3 और ATG ऑटोफेजी में ATG। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों खुद को सेल खा जाएगा? अगर तो सिनाइल है, वो बूढ़ा हो गया है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, अगर पार्किंसोनिज्म है, अल्जाइमर है, ये वही है। खुद से तंग होकर सेल खुद को खा रहे हैं। बूढ़े हो गए, उन्हें पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन, यही लोग सोचते हैं कि भाई हमें मरने दो, ये वो। तो ये वो है। देन एजिंग, मैकेनिज्म ऑफ एजिंग। एजिंग क्यों होती है बंदे में? एक तो फ्री रेडिकल डैमेज होने लग जाता है धीरे धीरे, दूसरा टीलोमियर की शॉर्टनिंग होने लग जाती है, और तीसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो तीन चीज़ों से एजिंग होती है, फ्री रेडिकल डैमेज, टीलोमियर शॉर्टनिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। टीलोमरेज क्या होता है? टीलोमरेज क्या है? TTAGGG, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। हाँ, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। सो इट एड्स DNA सीक्वेंसेज एंड प्रिवेंट्स टीलोमरेज शॉर्टनिंग। ये क्या करता है टीलोमरेज? ये ना DNA सीक्वेंसेज को ऐड करते रहता है और उसकी शॉर्टनिंग नहीं होने देता। तो ये इसे हम इमॉर्टैलिटी जीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एज नहीं होने दे रहा, एजिंग मतलब बढ़ने नहीं दे रहा, एजिंग। तो फिर इट इज़ प्रेजेंट इन कहाँ होगा? स्टेम सेल्स में और कैंसर सेल्स में, जहाँ पे इमोटाइल होते हैं ये कैंसर सेल, बढ़ते रहते हैं, स्टेम सेल बढ़ते रहते हैं, तो उनके अंदर टीलोमरेज वो हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है, मतलब टीलोमियर की शॉर्टनिंग नहीं हो रही, ठीक है, टीलोमरेज की वजह से। देन इट इज़ एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सेल, इसलिए हमें सोमैटिक सेल्स में नहीं होता। हेफलिक लिमिट क्या होती है? टीलोमियर कैन रेप्लिकेट 40 to 60 टाइम्स बिफोर शॉर्टनिंग इन सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में वो 60 टाइम्स रेप्लिकेट करके थक जाता है, फिर अब उसे शॉर्टन होना ही पड़ता है, तो इंसान को बूढ़े होना ही पड़ता है। तो अब याद रखना, बूढ़ा इंसान कब माना जाता है? 60 अबव, ठीक है। तो 40 to 60 या 60 to 70 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अराउंड 60 होती है हेफलिक लिमिट। देन एक होते हैं सर्टुइंस। सर्टुइंस क्या होते हैं? SIRT1 to 7 जीन, ठीक है। ये होते हैं NAD डिपेंडेंट डीएसिटाइलेज। डीएसिटाइलेज हैं तो ये डीएक्टिवेट करते हैं, है ना। पता नहीं कहाँ पे पढ़ा था, शायद माइक्रो में पढ़ा था, मैं माइक्रो बोल रही हूँ, बायोकेम में पढ़ा था कि डीएसिटाइलेज डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं लॉन्जिविटी को, तो प्रिवेंट करते हैं एजिंग से, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इट इज़ एक्टिवेटेड बाय कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या रेड वाइन। तो अगर बंदा कम कैलोरीज खाएगा ना, कैलोरीज कम खाएगा, तो उसमें सर्टुइंस होंगे, तो वो एजिंग को प्रिवेंट करेंगे। पर ऐसा नहीं है, बंदे तो कैलोरियाँ खाते हैं, तो सर्टुइंस का कोई काम बंदे यूज़ में समझते नहीं हैं। देन लाइपोफ्यूशन क्या है? गोल्डन ब्राउन पिगमेंट ड्यू टू लाइपो मतलब लिपिड परऑक्सीडेशन। इट इज़ सीन इन एजिंग एंड क्रॉनिक वियर एंड टियर। इसकी लोकेशन क्या होती है? पेरी न्यूक्लियर, ही न्यूक्लियर के आसपास होती है, इंट्रालाइजोसोमल। इट इज़ कॉमन इन हार्ट एंड लिवर, हार्ट में और लिवर में दोनों में होगी। देन प्री मैच्योर एजिंग सिंड्रोम्स, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोजेरॉइड सिंड्रोम, जिसमें एजिंग उम्र से पहले हो जाएगी, प्री मैच्योर हो जाएगी। पर ये दो तरह के, एक जो चाइल्डहुड ऑनसेट का होता है, ठीक है, जिसमें शुरू से ही उसका एजिंग ज़्यादा फास्ट है, और एक एडल्ट ऑनसेट का होता है कि अभी भी पहले देखो ये 15 ईयर्स तक तो ठीक थी, पर 48 ईयर्स के बाद देखो कितनी ज़्यादा बूढ़ी लगने लग गई है ये। तो ये होता है वर्नर सिंड्रोम। तो हमारे पास दो हैं, हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम और एक वर्नर सिंड्रोम, ठीक है। हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम ये किस में होता है? लैमिन A म्यूटेशन में,
ठीक है। सो हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम ये पा वाला है, ये मेन है कि चाइल्डहुड ऑनसेट होता है और इसमें लैमिन ए की म्यूटेशन होती है। ठीक है, इसमें ड्रग हम क्या यूज़ करते हैं, लोनाफार्निब। तो अब फार्निब रहने दो लेना, तुम पहले ही बूढ़े तो लगने लग गए हो, तो कह रहे लोनाफार्निब रहने दो। ठीक है, फार्नेसाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, फार्निब पहले मतलब फार्निब तुम रहने ही दो लेना बिकॉज यू आर ऑलरेडी ओल्ड एज। और वर्नर्स में क्या हो रहा है, डीएनए हेलिकेज डिफेक्ट होता है, WRN जीन, वर्नर के लिए WRN जीन, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इसे अडल्ट प्रोजीरिया सिंड्रोम बोलेंगे क्योंकि ये अडल्ट ऑनसेट है। अब वर्नर और वर्मर में कंफ्यूज नहीं होना, वर्नर प्रोजेरॉइड सिंड्रोम है, वर्मर होता है मैन 1, वर्मर इज मैन 1। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है सेलुलर अडेप्टेशंस। सेलुलर अडेप्टेशंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम करेंगे, ये इजी सा कंसेप्ट है। सबसे पहले है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी मतलब साइज़ बढ़ गया, हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर बढ़ गया। हाइपरट्रोफी क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, उसके साइज़ बढ़ता जा रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज करके स्केलेटल मसल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिया हो जाता है, प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि कोई स्टोन्स हैं उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो इन सबके साइज़ बढ़ते रहते हैं। ये पता नहीं मैंने क्या लिखा है, गाटा एनफेट MF2 जो भी है ये। हाइपरप्लेजिया में अब क्या होता है कि नंबर बढ़ रहा है, तो वो किस में होता है, प्यूबर्टी में ब्रेस्ट के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता है, BPH में भी सेल्स का नंबर बढ़ता है। तो BPH में कंफ्यूज नहीं होना, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है नाम में, ठीक है, तो इसमें सेल्स बढ़ रहे हैं, साइज़ नहीं बढ़ रहा। एंडोमेट्रियम में एस्ट्रोजन की वजह से, एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है, वो इतने सेल्स उसके बढ़ जाते हैं कि उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 1 हो जाता है। अब ये याद रखना है कि एक होता है एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 1, कार्सिनोमा टाइप 1, ठीक है, जो हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है। दूसरा एक होता है एंडोमेट्रियम की एट्रोफी होने लगी कि वो ख़त्म ही होने लग गए सेल, तो उससे होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 2, वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला, एट्रोफी होगी जिनकी, मैं बाद में बताऊंगी। अभी के लिए याद रखना टाइप 1 हाइपरप्लेजिया, टाइप 2 एट्रोफी। अब कहाँ पर बोथ हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया दोनों होते हैं, इट अकर्स इन यूट्रस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस होता है उसका साइज़ भी बढ़ता है और सेल भी बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट भी प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी में दोनों ही चीज़ें दिखाता है ऑलमोस्ट। देन नेक्स्ट इज डिस्प्लेजिया वर्सेस एनाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया में क्या होता है, डिस्प्लेजिया फ़र्क क्या होता है इनमें कि डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल है, एनाप्लेजिया ना, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। तो डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल चेंज, इसमें डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होती है, अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लग जाती है टिश्यू की, बट इट इज़ कन्फाइंड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डिस्प्लेजिया इज कन्फाइंड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। सीवियर डिस्प्लेजिया को हम बोलते हैं कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, एनाप्लेजिया में क्या होता है, इट इज़ इरिवर्सिबल, देयर इज़ लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसमें NC रेशियो बढ़ जाती है और एटिपिकल माइटोसिस होने लग जाती है। देन ट्यूमर लाइक लीजन्स दो होती हैं, हमाटोमा और कोरिस्टोमा। हमाटोमा रेस्पिरेटरी में भी किया था हमने, ये क्या है, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा है इसका एक एग्जाम्पल है हमाटोमा का। ठीक है, इसमें डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ होती है ऑफ नेटिव टिश्यू, और इसमें पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन होती है और कॉइन लाइक कुछ लीजन्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है, हमारा टिश्यू, हमारे कॉइन्स, हमारा पॉपकॉर्न। हमारा ही टिश्यू था, हमने अपने पैसों से अपना पॉपकॉर्न खरीदा हमाटोमा में। ठीक है, सो अपना ही टिश्यू है पर उसके अंदर डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ है, डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ इन नेटिव टिश्यू, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, कॉइन लाइक। देन कोरिस्टोमा में क्या है, चोरी। ठीक है, तो इसमें है चोरी का टिश्यू, मतलब कि जो टिश्यू है वो नॉर्मल टिश्यू है पर उसकी जगह अब नॉर्मल है, वो चोरी करके बंदा कहीं और रह गया। सो नॉर्मल टिश्यू एंड अब नॉर्मल लोकेशन इज चोरी का टिश्यू, या इट इज़ ऑफन कंजेनिटल। एग्जाम्पल इसका गैस्ट्रिक या पेंक्रियाटिक टिश्यू, मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो जहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम बनता है वहाँ पे जो टिश्यू है वो वैसे तो गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक का नॉर्मल होता है पर उसकी लोकेशन एबनॉर्मल है, यही उसमें दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या होता है जब हमें पता लगने लग जाता है कि अभी मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ एनाप्लेजिया बिकॉज लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लियोमॉर्फिज्म, साइज और शेप में फ़र्क आने लग जाता है। ठीक है, इंक्रीज NC रेशियो, हाइपरक्रोमेजिया,
इंक्रीज माइटोसिस, सेल डिवीजन बढ़ने लग जाएगी, एंड लॉस ऑफ पोलैरिटी, सेल को कुछ पता नहीं लग रहा है वो हर एंगल से ग्रो कर रहा है, ठीक है, हर एंगल से डिवाइड कर रहा है जा जाके। नेक्स्ट एक एट्रोफी कर लो, ठीक है। एट्रोफी क्या होता है? डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, इट इज़ बाय यूपीपी, दैट इज़ यूबिक्विटिन प्रोटीएज पाथवे मैकेनिज्म, ठीक है। ये यूबिक्विटिन प्रोटीएज पाथवे से होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 1 होता है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 2 होता है, जिसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। एट्रोफी के और एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे डिसयूज एट्रोफी, ठीक है, आफ्टर फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर हुआ तो अब हमें मान लो वो वाला एरिया यूज़ नहीं हो रहा, उसमें इमोबिलाइजेशन हो रखी है, तो उसकी डिसयूज एट्रोफी हो जाती है। या फिर माल न्यूट्रिशन में इस्कीमिक एट्रोफी, डीनर्वेशन एट्रोफी, एंडोमेट्रियल एट्रोफी, दैट इज़ जो पोस्ट मेनोपॉजल ये वाली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 2 करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया मेटाप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू किसी और टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटाप्लेजिया जो है, पर ये रिवर्सिबल होता है चेंज, ठीक है। सो मेटाप्लेजिया इज ए रिवर्सिबल चेंज। क्या क्या एग्जांपल है? स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, कॉलमनर मेटाप्लेजिया और कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में क्या है, इसका नाम जो होता है उसमें वो टिश्यू कन्वर्ट हो रहा होता है। तो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में क्या है कि मान लो कॉलमनर से स्क्वैमस बन गया, कॉलमनर में क्या है कि अब वो कॉलमनर बन गया, पहले कुछ और था, जैसे पहले था स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से कॉलमनर बन गया, ठीक है। अब आ गया स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि एयरवेज में क्रॉनिक स्मोकिंग होती है, तो क्रॉनिक स्मोकिंग से जो है स्टूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर जो है वो स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ब्लैडर स्टोन्स या फिर क्रॉनिक इरिटेशन से यूरिनरी ब्लैडर का मेटाप्लेजिया हो जाएगा, वो स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्विक्स में, तो एयरवेज में, यूरिनरी ब्लैडर में, सर्विक्स में जो लो वजाइनल पीएच की वजह से मेटाप्लेजिया होने लग जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों होता है ये मेटाप्लेजिया? रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स होने लग जाती है। देन कॉलमनर मेटाप्लेजिया, इसमें क्या होगा? इसका एग्जांपल बैरेट्स ईसोफेगस ड्यू टू क्रॉनिक जीईआरडी, ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया विद गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स ही इसका हॉलमार्क है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स में क्या होता है? म्यूसिन और एल्शियन ब्लू पॉजिटिव होते हैं गॉबलेट सेल्स। इसमें स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से कॉलमनर बन जाता है। देन कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया, जैसे कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, इसमें क्या होता है? बोन फॉर्मेशन इनसाइड द मसल टिश्यू आफ्टर ट्रॉमा। जो कोई ट्रॉमा हुआ तो वहाँ पे जैसे फ्रैक्चर वगैरह हुआ, वहाँ पे हम मसाज कर देते हैं, उसे रब कर देते हैं, ठीक है, तो वो जाके बोन, जो मसल के अंदर बोन बनने लग जाती है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। देन पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अब ना मतलब इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन है बेसिकली कि सेल्स के अंदर कैल्शियम इकट्ठा होने लग गया, पिगमेंट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सब इकट्ठा होने लग गए, इसे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आती है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ये दो तरह की होती है, डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक। डिस्ट्रोफिक में क्या, डी से ये होती है डेड और डैमेज टिश्यू में। पर डेड और डैमेज टिश्यू में जाके, क्योंकि टिश्यू ख़राब हुआ है इसलिए कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है, तो इसमें कैल्शियम नॉर्मल थी, वो तो टिश्यू डेड डैमेज है इसलिए उसको कैल्सिफिकेशन होने लगी। तो इट अकर्स इन डेड एंड डैमेज टिश्यूज़ एंड सीरम कैल्शियम नॉर्मल, और वहाँ डेड एंड डैमेज टिश्यू में जाके तो इट इज़ लोकलाइज्ड, और इसमें सेमोमा बॉडीज़ बनती है। तो याद रखना है, सेमोमा बॉडीज़ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में बन रही हैं। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि टिश्यू नॉर्मल है, अब क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा है इसलिए वो कहीं पर भी जाकर डिपॉजिट हो रही है, डिफ्यूज डिपोजिशन, ठीक है। अब डिस्ट्रोफिक जो हमने किया था, डेड डैमेज कैल्शियम नॉर्मल लोकलाइज सेमोमा बॉडीज, तो इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि टीबी लिम्फ नोड्स, वो लिम्फ नोड्स ख़राब हो गए तो वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाती है। एथीरोस्क्लेरोसिस, मोंकी बर्ग्स मीडियल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है? मीडियल नाम है, तो वेसल्स में ट्यूनिका मीडिया में जाके कैल्सिफिकेशन होने लग जाती है, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया में तो अभी ल्यूमिनल नैरोइंग नहीं होएगी, इट डज नॉट कॉज ल्यूमिनल नैरोइंग एंड पल्स इज ऑल्सो नॉर्मल, इट इज़ सीन इन डायबिटीज़ एंड सीकेडी। चौथी चीज़ क्या है? डेड पैरासाइट। तो ये सब एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या है? इट अकर्स इन नॉर्मल टिश्यूज़, और ये कैल्शियम के बढ़ने की वजह से हो रहा है। टिपिकली डिफ्यूज़ होते हैं, कहीं पे भी हो जाएगा क्योंकि टिश्यू तो नॉर्मल है। इसके कॉमन साइट्स क्या हैं? लंग मोस्ट कॉमन, देन किडनी, मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसके कॉजेज़ क्या होंगे? वही जो कॉजेज़ होंगे हाइपर कैल्सीमिया के, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, विटामिन डी एक्सेस, सार्कोइडोसिस, बोन डिस्ट्रक्शन, मेटास्टेसिस या माइलोमा एंड मिल्क एल्कली सिंड्रोम। अब ये सेमोमा बॉडीज़ जो होती हैं कहाँ कहाँ बनती हैं?
PSM स्क्वायर है इसका निमोनिक। PSM स्क्वायर PPSSMM, पैपिलरी कार्सिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा, सोमैटोस्टैटिनोमा, सीरस ओवेरियन ट्यूमर्स, मेजोथीलियमा, मेनिंजियोमा। ठीक है, पीपी से क्या है, एक तो पैपिलरी और एक प्रोलैक्टिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा। एसएस से क्या है, सोमैटोस्टैटिनोमा और सीरस ओवेरियन ट्यूमर्स, मेजोथीलियमा, मेनिंजियोमा। तो ये याद करना है, ठीक है। अब कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो कैल्शियम के बारे में एक दो लाइनें और बता देती हूँ। कैल्शियम के स्टेन्स कौन से होते हैं, वॉन, ये भी हम कल करेंगे पर अभी के लिए वैसे ही बता रही हूँ। कैल्शियम के स्टेन्स हैं वॉन कोसा, कैल्सिन्यूरिन, अलिजारिन, रेड एस। ठीक है, इवन विद माइन्यूट ज़रा सा कैल्शियम, थोड़े से भी एलिजारिन जो कर देता है इसको रेड। ठीक है, वॉन कोसा भी इसके मैंने शायद वो अली वाला निमोनिक किया है। अली में कैल्शियम की कमी है, अली में ज़रा सी कैल्शियम की कमी है। ठीक है, और वो रेड बाल करता है तो रेड एस। कैल्शियम की कमी कैल्सिन्यूरिन, और वॉन कैसे, वो कैसे। ठीक है, कैल्शियम की कमी अली में कैसे होगी, वो कैसे। देन फर्स्ट प्लेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले वो जाके डिपॉजिट होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, किडनी में अगर हम बात करें तो इट गोज़ टू बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, किडनी में कौन सा बोन मैरो होता है, आई थिंक बेसमेंट मेम्ब्रेन होएगा। चलो जो भी है, ठीक है। सो दिस ये हो गया पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम आगे कल करेंगे।